नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने कुछ समय पहले देश में खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल करेंगे जिसके कई पहलू हैं और जिसमें कई सवाल छिपे हुए हैं। हम गहराई में जाकर देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हर तरफ उसी घटना की चर्चा थी। लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे और सच कहीं पीछे छूट गया था। छत्तीसगढ़ के एक रेलवे स्टेशन पर नन्नू को पुलिस हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें। ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गईं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इन तस्वीरों ने देश भर में बहस छेड़ दी। लोग दो गुटों में बंट गए। एक तरफ वो जो नन्नू के समर्थन में थे और दूसरी तरफ वो जो पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे। किसी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कहा। उनका मानना था कि नन्नू को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया। तो किसी ने धर्मांतरण का रैकेट बताया। उनका आरोप था कि नन्हे गरीब और भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रही थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग चले, बहसें हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। लेकिन सच क्या है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन सच शोर में दब गया। इस हंगामे में असली कहानी कहीं खो गई और लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर फैसले सुना दिए। क्या ये नन्हे धर्मांतरण के मिशन पर थीं या सिर्फ गलतफहमी का शिकार? क्या उनके साथ जो हुआ वो सही था या उन्हें बिना किसी सबूत के प्रताड़ित किया गया? यह घटना सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और हमारे समाज में उनके स्थान जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाती है। धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के राज जैसे बड़े सवाल उठाती है। क्या हमारे देश में हर किसी को अपनी पसंद का धर्म मानने की आजादी है? और क्या कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो? क्या वेशभूषा देखकर शक करना जायज है? क्या किसी के कपड़े देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि वो कैसा इंसान है? क्या पुलिस को भीड़ के आरोपों पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या पुलिस को बिना किसी सबूत के सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा करके किसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? आज जब हम इस घटना को फिर से देखते हैं तो जरूरी है कि हम तथ्यों की तह तक जाएं, हर पहलू को समझें और बिना किसी पूर्वाग्रह के सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच्चाई क्या है, ताकि आप इस घटना के बारे में अपनी राय बना सकें और समझ सकें कि हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है। घटना 19 मार्च 2021 की है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने देश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रा कर रही महिलाओं के एक समूह को गहरे सदमे में डाल दिया और कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया। दो नन और दो पोस्टुलेंट यानी धार्मिक जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रही युवतियां दिल्ली से ओडिशा के राउरकेला जा रही थीं। वे सभी एक नियमित ट्रेन यात्रा पर थीं, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं, अनजान कि आगे क्या होने वाला है। उनका यह सफर सामान्य यात्रियों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लेने वाला था। ट्रेन झांसी स्टेशन पहुंची, एक ऐसा स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यहाँ उनकी यात्रा में एक अप्रिय व्यवधान आया तो एबीवीपी के कुछ युवकों ने, जो खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बता रहे थे, नन्नू पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दोषी ठहराते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, यात्रियों में दहशत फैल गई और एक सामान्य ठहराव एक अराजक दृश्य में बदल गया। रेलवे पुलिस ने चारों को ट्रेन से उतारकर उनकी सुरक्षा और स्थिति को नियंत्रण में लाने के नाम पर पूछताछ शुरू की। उनसे उनकी यात्रा, उनके धर्म और उनके इरादों के बारे में सवाल किए गए। नन्नू और युवतियों ने बताया शांति और स्पष्टता के साथ कि वे जन्म से ईसाई हैं और उनके पास अपनी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और अपनी मर्जी से सफर कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के धर्मांतरण में शामिल नहीं हैं और अपनी इच्छा से यात्रा कर रही हैं। उनके परिवार वालों ने भी फोन पर पुष्टि की, उनके दावों का समर्थन करते हुए और यह स्पष्ट करते हुए कि युवतियां स्वेच्छा से यात्रा कर रही हैं। लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। वे अपने आरोपों पर अड़े रहे और नन्नू को जाने देने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने सुरक्षा के लिए चारों को थाने ले जाकर उन्हें भीड़ से बचाने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने उनके पहचान पत्र, यात्रा दस्तावेज और अन्य संबंधित कागजात की सावधानी पूर्वक जांच की। अगले दिन आरोप बेबुनियाद साबित हुए। जांच में पाया गया कि नन्नू के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार थे और उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। लेकिन तब तक यह घटना सुर्खियों में आ चुकी थी। मीडिया ने इसे व्यापक रूप से कवर किया, जिससे देश भर में आक्रोश और चिंता फैल गई। विवाद बढ़ा तो पुलिस पर सवाल उठे। पुलिस का कहना था शिकायत मिली थी इसलिए कार्रवाई की। पुलिस ने कहा हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दस्तावेजों की जांच के बाद साफ हो गया कि लड़कियां बालिग और जन्म से ईसाई हैं। पुलिस ने दावा किया कि सुरक्षा के लिए उन्हें थाने लाया गया, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आलोचकों ने कहा पुलिस ने भीड़ के दबाव में काम किया, क्या जांच प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकती थी? पुलिस ने जवाब दिया माहौल तनावपूर्ण था, निष्पक्ष पूछताछ स्टेशन पर संभव नहीं थी। अंत में पुलिस ने इसे गलतफहमी बताया और कोई मामला दर्ज नहीं किया। ईसाई समुदाय और चर्च ने इस घटना की कड़ी निंदा की, इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। चर्च ने कहा सिर्फ वेशभूषा के आधार पर निशाना बनाना चिंताजनक है। उनका सवाल था अगर लड़कियां बालिग हैं तो किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप का अधिकार क्यों? चर्च ने इसे देश में बढ़ती असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह का प्रतीक बताया। कई ईसाई नेताओं ने कहा धर्मांतरण का नैरेटिव गढ़कर उनके सेवा कार्यों को बदनाम किया जा रहा है। चर्च ने स्पष्ट किया वे किसी भी जबरन धर्मांतरण का समर्थन नहीं करते। यह मामला धार्मिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न का है। उन्होंने इसे सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मुद्दा बताया। घटना उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन इसका असर केरल के चुनावों तक पहुंचा। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इसे संघ परिवार के प्रचार का नतीजा बताया। भाजपा ने आरोपों का खंडन किया। अमित शाह ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर #I stand with nuns जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। समाज में ध्रुवीकरण और गहरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस घटना की चर्चा हुई। भारत की छवि पर सवाल उठे। राजनीतिक शोर में असली पीड़ा 4 महिलाओं की परेशानी कहीं खो गई। चश्मदीदों के बयान घटना के कई पहलू उजागर करते हैं। यात्रियों ने बताया कुछ युवक ननों से जोर जोर से सवाल कर रहे थे। लड़कियां डरी हुई थीं। स्टेशन के वेंडरों और सुरक्षा कर्मियों ने कहा भीड़ बढ़ गई थी, माहौल तनावपूर्ण था। रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने कहा पहली प्राथमिकता भीड़ को नियंत्रित करना थी। शिकायतकर्ता समूह ने दावा किया हमें शक हुआ इसलिए पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में ननें शांतिपूर्वक पुलिस के साथ जाती दिखीं, लेकिन भीड़ उत्तेजित थी। ज्यादातर बयान इशारा करते हैं ये मामला शक से शुरू होकर हंगामे में बदल गया। इस घटना की जड़ें भारत में चल रहे धर्मांतरण विवाद में हैं। दक्षिणपंथी संगठन ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के आरोप लगाते रहे हैं। इसी वजह से कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने। नन्हें सेक्रेड हार्ट कांग्रीगेशन से थीं, जो शिक्षा और सेवा के लिए जानी जाती है। आलोचकों का आरोप सेवा की आड़ में धर्मांतरण, जबकि चर्च कहता है सेवा सबके लिए है। पहले भी ननों पर ऐसे आरोप लगे, कई बार झूठे साबित हुए, लेकिन धारणा बन गई। इस घटना में भी शक और पहले से बनी सोच ने बड़ी भूमिका निभाई। यह दिखाता है कैसे राष्ट्रीय नैरेटिव स्थानीय घटनाओं को जन्म देता है। सबसे बड़ा सवाल था कानूनी कार्रवाई किस आधार पर। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। दोनों लड़कियां पहले से ईसाई थीं, बालिग थीं और अपनी मर्जी से यात्रा कर रही थीं। कोई अपराध नहीं हुआ, इसलिए ननों को रिहा कर दिया गया। सवाल उठा क्या सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी को घंटों हिरासत में रखना जायज है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक कार्रवाई आनुपातिक होनी चाहिए। पहचान पत्रों की जांच प्लेटफॉर्म पर भी हो सकती थी। यह घटना धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संभावित दुरुपयोग की मिसाल बन गई। झांसी की घटना हमें कई स्तरों पर आईना दिखाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक अवसर है खुद को और अपने समाज को बेहतर ढंग से समझने का। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे जानकारी को संसाधित करते हैं और कैसे अपने मूल्यों को व्यवहार में लाते हैं। सबसे बड़ी सीख
सिर्फ वेशभूषा या पहचान देखकर शक करना खतरनाक है। यह पूर्वाग्रह और गलत फहमी को जन्म देता है। किसी को भी बाहरी दिखावे के आधार पर आंकना अन्यायपूर्ण है। हमें लोगों को समझने के लिए गहराई में जाना चाहिए, उनकी कहानियों को सुनना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को कानून का राज स्थापित करना चाहिए, बिना किसी डर या पक्षपात के। उन्हें निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान मिले, न कि भीड़ के दबाव में आना चाहिए। भीड़ की मानसिकता अक्सर तर्क और विवेक को दबा देती है, जिससे अन्याय और हिंसा हो सकती है। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कानून के अनुसार काम करना चाहिए, भले ही वह लोकप्रिय न हो। मीडिया और नागरिकों को चाहिए कि वे हर पक्ष को सुने, बिना किसी पूर्व धारणा के तथ्यों की जांच करें। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास पूरी जानकारी है। अफवाहों और बिना पुष्टि की खबरों पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। एक तस्वीर या वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता, यह सिर्फ एक पल का स्नैपशॉट है। फेक न्यूज के दौर में सच खोजना जरूरी है। ये एक चुनौती है, लेकिन यह हमारे समाज के स्वास्थ्य और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। संवाद ही समाधान है। मतभेदों को काटने और समझ को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका धर्म, पहचान और संस्कृति पर टकराव से नहीं, बातचीत से रास्ता निकलता है। हमें एक दूसरे को सुनना, समझना और सम्मान करने की आवश्यकता है। अगर हम सहमत हैं, हमें तय करना है हम कैसे भारत चाहते हैं, कैसा देश जो है समानता और सद्भाव पर आधारित है, शक पर आधारित या विश्वास और संविधान की मूल्यों पर टिका है। चुनाव हमारा है और ये हमारे भविष्य को आकार देगा। नमस्कार।